हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के 3D चैप्टर के रैपिड रिवीजन की। रैपिड रिवीजन एक ऐसा सीरीज जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे एंड साथ के साथ हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। गाइज, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए। अगर आप इसका डिटेल्ड वन शॉट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस चैप्टर को डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझ सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस वैसे तो हम वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं, बट यहां पे हम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। तो मान लो आपके पास कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। अब अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन एंगल्स की, तो अल्फा बीटा और गामा इसके डायरेक्शन एंगल्स हो गए, लेकिन साथ के साथ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, तो वो एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो वेक्टर के केस में तो हम सिर्फ अल्फा बीटा और गामा ही पढ़ते थे, लेकिन लाइन के केस में हमारे पास ये भी इसके डायरेक्शन एंगल्स हो जाते हैं। अब अगर मैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, यानी कि इनकी कॉस फॉर्म वो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन भी इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। अब किसी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वेक्टर का सिर्फ एक ही होता था, लेकिन लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। उसके बाद बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? सिंपल 3 नंबर होते हैं। कैसे 3 नंबर? जब इनका डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो लेते हैं तो वो सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। अब मान लो ये के इक्वल है, तो ए की वैल्यू हो गई के इंटू एल, बी की वैल्यू हो गई ये, सी की वैल्यू हो गई ये। किसी लाइन के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो किसी लाइन के इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्लियर इतनी बात? अब मान लो किसी दिन आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो आपके पास ये एक फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का। क्लियर है इतनी बात? यहां से आप वेक्टर भी बना सकते हो इसका, और उस तरीके से आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। आप एक लाइन को वेक्टर में चेंज कर सकते हो। आपकी जो लाइन है हम उसको एक वेक्टर भी मान सकते हैं, है ना? तो जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इसके इस लाइन से बनने वाला जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लो किसी दिन आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो इस फॉर्मूले से आप इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब आपके पास एक सवाल आता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कोई लाइन है, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? मैं एक केस बताऊंगा, बाकी आप समझ जाओगे। मान लो ये आपके पास 3 एक्सिस है, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल। अब बेटा जो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। और कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गए इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। किसके? एक्स एक्सिस के। ऐसे ही वाई एक्सिस के ये हो जाएंगे, जेड एक्सिस के ये हो जाएंगे। अब अगर मैं इनके डायरेक्शन और रेशियोज भी निकालना चाहता हूं, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के इंटू एल, बी इज इक्वल्स टू के इंटू एम, सी इज इक्वल्स टू के इंटू एन। के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मतलब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज भी हो जाएंगे। ठीक है, के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, जो मन करे। ठीक, चलो एक सवाल है आपके पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। कोई लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो आपको इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज भी निकालने, क्या सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप इन दोनों लाइन से ज्वाइन होने वाला पहले एक वेक्टर बना दो, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे करते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और वही उसके क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। तो अगर मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यानी कि 3 माइनस 2 और 8। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए तो डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हो। कैसे? a अपॉन में फॉर्मूला था ना हमारे पास, a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो, वो आ जाएगा 77। तो बस 3 अपॉन 77 माइनस 2 अपॉन 77 और 8 अपॉन 77। ऐसे आप इनके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको किसी लाइन की इक्वेशन बतानी होती है,
और आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी। क्या कंडीशन दी जाएगी? कि वो किसी पॉइंट से पास होता हुआ जा रहा है और साथ के साथ किसी वेक्टर के पैरेलल है। जैसे मान लो इस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है, इसके एक पॉइंट आपको गिवन होंगे कि ये x1 y1 और z1 से पास हो रही है ये लाइन, और एक वेक्टर गिवन होगा b वेक्टर जिसके ये पैरेलल होगी। तो कैसे आप इस लाइन की इक्वेशन बनाओगे? तो लाइन की इक्वेशन दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है वेक्टर फॉर्म में, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब ये a वेक्टर क्या होता है बेटा? इसका पोजीशन वेक्टर। और a वेक्टर आप कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो, जो भी पॉइंट्स दिए गए होंगे उससे आप a वेक्टर इजीली निकाल लोगे। बाकी b वेक्टर आपको गिवन होगा तो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, वहां से आप इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हो वेक्टर फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो बेटा लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब a वेक्टर क्या होगा? ये जो पॉइंट दिए 5 i कैप 2 j कैप माइनस 4 k कैप, तो यहां से आपने a वेक्टर निकाल लिया, b वेक्टर आपके पास गिवन है, तो ऐसे आप इसकी वेक्टर फॉर्म बना सकते हो। दूसरी होती है बेटा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a अपॉन b अपॉन c। a b और c क्या है बेटा? a b और c क्या है? ये जो पैरेलल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशोज। और याद रखना जो डायरेक्शन रेशोज इस वेक्टर के होते हैं वही डायरेक्शन रेशोज इस लाइन के भी होंगे। छोटी छोटी चीजें जो आपको क्वेश्चन करते टाइम याद होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखूं, x माइनस x1, x1 कितना है 5, y माइनस y1, y1 कितना है 2, z माइनस माइनस 4 यानी कि z प्लस 4 अपॉन में a b और c। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात। उसके बाद बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर मुझे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो मैं कैसे दो लाइंस के बीच का एंगल निकालता हूं? मान लो ये दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। इस लाइन की इक्वेशन है a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। इस लाइन की इक्वेशन है मान लो a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो जो एंगल इन दोनों लाइन के बीच में होगा वो एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में भी होगा, b1 और b2 वेक्टर के बीच में भी होगा, जो इनके पैरेलल वेक्टर्स है। अब बेटा हमें डॉट प्रोडक्ट में सिखाया जाता था, अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो वहां से मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं और वो होता है इसके बराबर। तो अगर आप बेटा कोई दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहे हो तो सबसे पहले उनके पैरेलल वेक्टर निकालो b1 और b2, और उसके बाद इस फॉर्मूले से उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल लो। अभी एक सवाल भी करवाऊंगा। फिर बेटा कभी कभी वो परपेंडिकुलैरिटी की कंडीशन चेक करने को बोलता है कि दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होगा, जब b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर 0 होगा, या फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहां पे a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। क्लियर? एक सवाल के थ्रू इसको समझते। जैसे मान लो ये आपके पास कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। एक लाइन है आपके पास ये और एक लाइन है आपके पास ये, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल आपको निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आपके पास कोई भी लाइन दी गई है, हमें b1 वेक्टर और b2 वेक्टर चाहिए। अब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप अपनी इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x माइनस x1 है ना, तभी तो ये प्लस आया होगा जब ये -3 रहा होगा। y माइनस y1 ये पहले से ही था। z माइनस -3 क्यों? तभी क्योंकि यहां पे प्लस है, लेकिन यहां पे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? z माइनस z1 अपॉन में a अपॉन में b अपॉन में c। कभी कभी ऐसा भी होता है x y और z के कोएफिशिएंट 1 नहीं होते, तो x y और z के कोएफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। डिवाइड करना पड़ता है उस सिचुएशन में आपको। तो आपको बेटा x1 y1 और z1 पता चला, तो x1 i कैप y1 j कैप माइनस प्लस z1 k कैप, ये क्या हो गया आपका a1 वेक्टर। उसी तरीके से बेटा a1 a2 और c2 है ना, a1 b1 और c1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो b1 वेक्टर भी पता चल गया। उसी तरीके से ये जो दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसको कार्टेशियन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, और सॉरी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा। अब आपके पास परपेंडिकुलैरिटी मतलब आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहा है, तो एंगल क्या कहता है? a1 a2 b1 b2 सब निकाल लिया। तो एंगल कैसे निकालोगे? b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड अपॉन में b2 का, बस डॉट प्रोडक्ट सब आता है, तो एंगल आ गया आपके पास ये।
सिंपल कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन भी साथ में लाया हूं इसका। क्लियर? चलो उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास तीन तरह की लाइन होगी, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 0 है। या तो बेटा लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल के केस में क्या होगा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसकी इक्वेशन होगी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, इसकी इक्वेशन होगी बेटा a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। याद रखना अगर ये b वेक्टर दोनों में सेम है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं चलता, ये फॉर्मूला लगाए या ये फॉर्मूला लगाए, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। फिर तीसरी लाइन होती है बेटा जो ना तो इंटरसेक्टिंग हो ना ही पैरेलल हो, इनको स्क्यू लाइंस बोला जाता है। अब जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब इस लाइन की इक्वेशन है r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर मैं इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और बेटा कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है इसको 0 के इक्वल रख दो, बस सिंपल। तो ऐसे आप बेटा अपने दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो बच्चा कंफ्यूज होता है ये फॉर्मूला लगाऊं या ये फॉर्मूला, आप बस याद रखना ये जो दो लाइन की इक्वेशन दी गई होगी अगर इनमें ये पैरेलल वेक्टर सेम है तो वो पैरेलल लाइंस वाला केस होगा। जैसे एक सवाल है आपके पास, आपको इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अब आप देख रहे हो लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि पैरेलल वेक्टर वाला कंडीशन है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पैरेलल वेक्टर वाला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पैरेलल लाइंस वाला। तो बस ये a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, a1 a2, ये b वेक्टर, सब कुछ गिवन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 किया ये आया। फिर a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है b वेक्टर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये आया, क्रॉस प्रोडक्ट किया सॉरी ये आया। उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आया, तो मैग्नीट्यूड आ गया ऊपर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे ये आ गया। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है बेटा आपको वेक्टर आना चाहिए जब भी आप 3D करो। 3D वेक्टर नहीं आता तो 3D भी नहीं कर पाओगे। फिर बेटा आपके पास ऐसा सवाल आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट ये वाली लाइन और ये वाली लाइंस क्या है, आर एट राइट एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इन दोनों लाइंस के a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालो। और a1 b1 c1 क्या होता है, ये जो नीचे होता है ये। तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म आपको दी गई है सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये क्या है, 1 माइनस एक्स है, आपके पास क्या होना चाहिए था, x माइनस 1। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव साइन नीचे शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 3। तो ये आ गया ना इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे ही बेटा यहां पे क्या था, 7 था, तो इस 7 को हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 7 से ऊपर भी और 7 से नीचे भी डिवाइड कर दिया। तो यहां तो 7 से हट गया और ये काटोगे तो 2, तो ये कितना बचेगा, y माइनस 2 अपॉन में 2p अपॉन 7। तो आ गया ना ये इस फॉर्म में y माइनस y1 अपॉन में b। ऐसे ही z माइनस 3 अपॉन 2, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो इसको कुछ नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास a1 हो गया, ये मेरे पास b1 हो गया और ये मेरे पास c1 हो गया। ऐसे ही बेटा ये जो दूसरी लाइन है इसको भी चेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a1 b1 और a2 b2 और c2 निकालो। फिर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है ये, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, p की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन में 11। ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो एक और सवाल आप लोगों के पास, और ये सवाल आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे के पूरे चैप्टर में है ये। ठीक, क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट है 0, 2, 3। इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पे, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है आपको ये, इस लाइन से, इस पॉइंट से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट के साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। अब जो कॉन्सेप्ट में इस सवाल में बताऊंगा ना वो इमेज वाले क्वेश्चन में भी होंगे, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है उसमें भी यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं सारे सवाल, देखो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, इस चैप्टर का वन शॉट जरूर देखना।
ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है इसमें आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे। रैपिड रिवीजन तो मैंने बस इसलिए बनाया है आपको एक बस क्विक रिवीजन देने के लिए कि आपका कल एग्जाम है और आप फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, बट इसके क्वेश्चंस जो मैंने वन शॉट में करवाए वो जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y, z, ठीक है। कैसे करोगे, तो लाइन की इक्वेशन जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी जाएगी, कई बार वो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं देगा तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद बेटा ये सारा कुछ अगर लैम्डा के बराबर है तो ये भी लैम्डा के बराबर होगा, ये भी लैम्डा के बराबर होगा, ये भी लैम्डा के बराबर, तो मैंने वही चीज लिख दी है। यहां से x की वैल्यू निकालो, 5 को इधर भेज के 3 को इधर भेज के, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है। अब बेटा एक चीज को देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, a1 अप इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2, 0 के बराबर। अब यहां पे a1 क्या है, इस लाइन के ये a1 है, ये a1 a2 a1 b1 c1 है, तो a2 b2 c2 क्या होंगे, जो ये वाली जो लाइन होगी इसके डायरेक्शन रेशोज, और बेटा इसके डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, x माइनस 0, y माइनस 2, z माइनस 3, ये क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज है। तो मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकाल लेता हूं, वो जो AP लाइन है। अब ये तो मुझे पता है, ये वाले पॉइंट मुझे पता है, लेकिन ये जो x, y और z जो मैंने यहां से निकाले हैं, यहां से मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकाल लेता हूं, है ना। यहां से मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकाल लेता हूं, कैसे, 5 माइनस लैम्डा 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, तो ये इतना आ जाएगा। फिर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a2, b2 और c2। बस अब इस इक्वेशन में a1 b1 c1 पता है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, आप यहां पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x, y और z आपके पास आ जाएगा 2, 3, -1। तो ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब आपसे कई बार वो एक और चीज पूछता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। देखो आपने बेटा आपके पास ये पॉइंट थे 0, 0, 2, 3, 0, 2, 3, ठीक है। अब आपने लाइन पे लाई होने वाले ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 3, -1, 2, 3, -1, और वो आपसे इसकी इमेज वाले पॉइंट्स भी पूछ लेता है कि इसका जो इमेज बनेगा, अगर मैं इस लाइन को एज अ प्लेन मिरर यूज करूं तो इसका जो इमेज बनेगा वो वाले पॉइंट्स बताओ। तो वो वाले पॉइंट्स मैंने मान लिए अल्फा, बीटा, गामा। अब आपको पता है बेटा, जो ये डिस्टेंस होता है वही ये वाला डिस्टेंस भी होता है। अब आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू नहीं निकाल सकता? अगर निकाल सकता हूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू जरूर बताना। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा मैं, अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू जरूर बताना, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।